one medium to another obliquely is called refraction of light. तो जब भी कभी कोई एक रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है, उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है, यानी कि लाइट रेज जो हैं जो बेंड हो जाती हैं, उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो जब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस, उसको तो बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट रे टकराती है और टकरा कर वापस आ जाती है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट रे बेंड होती है, जाती सीधी ही है, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उसकी। देखिए कैसे, जैसे हमने लिया एक रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर शेप का कांच का पीस होता है। ये एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, फिर जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करती है वहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलर, यानी कि ये है इंसिडेंट रे। जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा वो क्या है? नॉर्मल, उसको नॉर्मल बोल देते हैं। और फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर ये कांच का पीस ना आता, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ना आता, तो क्या होता है? ये लाइट रे सीधी चली जाती है ऐसे, ये लाइट रे ऐसे सीधी ही जाती है, लेकिन ग्लास स्लैब आ गया रास्ते में, तो यानी कि मीडियम चेंज हो गया। तो पहले मीडियम क्या था? एयर, अब मीडियम क्या है? ग्लास। तो जैसे मीडियम चेंज हुआ, ये इस तरह से हो गया। और देखिए होता किस तरीके से है, इसमें हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी कभी मीडियम चेंज होता है तो हम ये देखते हैं कि मीडियम रेयरर था या डेंसर था। अब रेयरर और डेंसर क्या होता है? रेयरर का मतलब ये है कि जहाँ जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो बिल्कुल रेयरली सेपरेटेड हो, मतलब खुले खुले हो, तो उसको बोलेंगे रेयरर मीडियम। जहाँ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वो क्लोजली पैक्ड हो, बिल्कुल चिपके हुए हो आपस में, तो उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। जैसे हम ये कहेंगे कि एयर जो है वो एक रेयरर मीडियम है, क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स हैं जिससे मिलकर एयर बनी है वो बड़े खुले खुले हैं, एयर में हम अपना हाथ ऐसे आराम से मूव करा सकते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए एयर को क्या कहा जाएगा? रेयरर मीडियम, ठीक। और ये है डेंसर मीडियम। ग्लास क्यों? क्योंकि ग्लास के अंदर से हम अपना हाथ मूव नहीं करा सकते, सॉलिड है, तो सॉलिड्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे डेंसर मीडियम होते ही हैं। अच्छा, फिर हम उसको डेंस मीडियम और उसको रेयर मीडियम भी तो कह सकते हैं। रेयरर क्यों कह रहे हैं, डेंसर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमेशा ना कंपैरिजन करा जाता है, हमेशा कंपैरिजन करा जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हम स्पॉन्ज की बात करें तो स्पॉन्ज जो है वो क्या है? वो सॉलिड ही तो है, लेकिन क्या है? लेकिन उसके अंदर रे ऑफ लाइट, उसके अंदर रे ऑफ लाइट ईजिली जा सकती है। अगर चाकू से एक आलू को काटा जाए तो बहुत मुश्किल से कटेगा, ठीक है, और मतलब मुश्किल से कटेगा, नॉर्मली मुश्किल से कटेगा, पर इतना है कि अगर उसी चाकू से हम किसी स्पॉन्ज को काटने की कोशिश करें तो उसके बीच में छोटे 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 पोर्स होते हैं, यानी कि स्पेसेस होते हैं उसके बीच में, वो आसानी से कट जाएगा। समझिए मेरी बात? तो हम ये कहेंगे कि उन दोनों मीडियम्स की अगर हम बात करें, पोटैटो की बात करें और स्पॉन्ज की बात करें, तो दोनों सॉलिड है, लेकिन रेयरर कौन सा है? स्पॉन्ज। स्पॉन्ज रेयरर है क्योंकि उसके अंदर थोड़ा बहुत स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में थोड़े बहुत गैप्स हैं। तो जहाँ पर भी हम ये कहेंगे कि जब हम रेयरर और डेंसर मीडियम की बात करते हैं तो हमेशा ना कंपेयर करा जाता है यहाँ कि कौन सा थोड़ा सा खुला हुआ है, तो जो भी थोड़ा सा खुला हुआ मीडियम है उसको हम रेयरर बोल देंगे, और जो बाकी है वो डेंसर हो गया, ठीक है। तो हमेशा ये होता है कि जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से, जैसे एयर है और ग्लास है, रेयरर से डेंसर में आती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप ही देखिएगा, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल और बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मतलब क्या होता है? बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब आप सीधी लाइट बना रहे हैं पहले, कि अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा होता तो लाइट रे कैसे जाती? सीधी चली जाती, ठीक है। लेकिन मीडियम तो चेंज हो रहा है, रेयरर से डेंसर में आ रहे हैं, तो ये जो लाइट रे है ये बेंड कर जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, मुड़ जाएगी। समझ गए? ठीक।
अब क्या करेंगे, अब जो ये पॉइंट है इस पॉइंट पर नॉर्मल बना दो आप। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। हमने यहाँ पर नॉर्मल बना दिया। अब आप ये देखिएगा अगेन, अगर कोई चेंज ऑफ मीडियम ना होता तो ये लाइट रे ऐसे जाती, जैसे जा रही है, ऐसे जाती, लेकिन चेंज ऑफ मीडियम हो गया तो इसका मतलब ये नॉर्मल की तरफ ना मुड़कर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रे रखना। तो यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि ये जो हमारे पास अब ये रे ऑफ लाइट है, ये पहले एयर से आई, फिर ग्लास में गई और ग्लास से निकल के फिर वापस एयर में आ गई। तो ये जो पहली बार जो रिफ्रैक्शन हुआ था, इस रे ऑफ लाइट को क्या बोलेंगे, यहाँ नीचे लिखो तब जगह नहीं, इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो बाहर निकलती है, कहते हैं ना इमर्जिंग आउट ऑफ समथिंग, तो ये इसके बाहर आ रही है, इससे बाहर आ रही है, तो इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है जी। अब देखिएगा ये जो हमारी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो इमर्जेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, ये बीच की लाइन छोड़ दो, हटाओ इसको, ठीक है, इसको कहते हैं स्मॉल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक, अच्छा। और हमने ये देखा ये जो इमर्जेंट रे है, अगर इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस कर दिया जाए तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के बीच का अगर हम डिस्टेंस निकालें, ये वाला, इसको क्या कहेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस समझा रखा है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर है इन रिफ्रैक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज यूजुअली नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्रैक्शन में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल नहीं होता। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में देखा था ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। फिर बात करेंगे द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में बहुत लंबी चौड़ी कहानी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखेंगे क्योंकि स्पीड जो है, लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, तो आपको वो चीज़ लिखनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें नहीं आता, तो जो मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखा है वो थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेन कर रखा है। तो वो जो है ना, वो नोट्स एक्चुअली तब बनाए गए थे जब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी आया करते थे, अब उतने नहीं आते, अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ही आते हैं। तो इसमें आप स्पीड का ही मेंशन करेंगे, जैसे क्या है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। दूसरा देखें, ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड्स ऑफ लाइट इन द टू मीडिया। मीडिया मतलब मीडियम की प्लूरल फॉर्म को ही मीडिया बोल देते हैं। ठीक है, इन द टू मीडिया ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट। तो क्या है कि ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड्स ऑफ लाइट, मतलब पहले स्पीड बहुत ज़्यादा थी, लाइट रे रेयर मीडियम में थी, फिर जो लाइट रे है वो अंदर आ गई, इसमें एक सॉलिड मीडियम ग्लास में आ गई। तो हमने कहा अरे भाई स्पीड का तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, पहले तो स्पीड जो है वो 45 मीटर पर सेकंड थी, अब तो 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, तो स्पीड में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया है ना, 45 से 20 रह गई। हम ये कहेंगे जब जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा बेंडिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। बेंडिंग का मतलब ही रिफ्रैक्शन है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा बेंडिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ गए? क्लियर है? ठीक है।
अच्छा, उसके बाद वाई अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट कॉजेज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, ये वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, चाहे तो नोट्स जो जिनके पास हार्ड कॉपी है वो इस पर कट लगा दो, इसको करने की जरूरत नहीं है। ये ऊपर पेज नंबर 2 पर लिखा हुआ है ना, सबसे ऊपर वाई अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट कॉजेज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और बेंडिंग ऑफ लाइट, तो ये करने की जरूरत नहीं है, ये वाला टॉपिक हटा दीजिए। रॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आया करता था, अब नहीं आता। उसके बाद देखिएगा फिर है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो रेयरर मीडियम में क्या होता है, पहला देखिए मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी उसको क्या बोल देंगे, रेयरर मीडियम, और जिसमें कम होगी यानी कि जिसमें स्लो चलेगी रे ऑफ लाइट उसको बोल देंगे डेंसर मीडियम। अब मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं। फिर देखिएगा यहाँ पर 3 केसेस दिखा रखे हैं। पहला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। और तीसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास एंड अगेन इनटू एयर। ठीक है, और चौथा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग परपेंडिकुलरली और नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब। तो 4 केसेस हैं, ये चारों केसेस डायग्राम बनाकर समझा देता हूँ, नोट्स में तो डायग्राम दे ही रखे हैं। ठीक है, आगे मैं भी समझा देता हूँ उनको क्या है। तो पहला केस है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। ठीक, तो सिर्फ रेयरर से डेंसर की बात कर रहे हैं। एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ऐसे टकराई, आपने यहाँ पर नॉर्मल बना दिया। तो ये रेयरर मीडियम था, ये पूरा ये रेयरर मीडियम था, और इसके बाद ये ग्लास में एंटर कर रही है। कायदे से तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाती अगर चेंज ऑफ मीडियम ना होता, लेकिन चेंज ऑफ मीडियम हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो ये हमारा केस 1 हो गया व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो इसमें होता है क्या, रेयरर से डेंसर में आई तो लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, वही यहाँ पर मेंशन है, देखिए व्हेन अ रे ऑफ लाइट goes from a rarer medium to a denser medium, it bends towards the normal की तरफ bend कर जाता है। केस 2 देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट goes from a denser medium to a rarer medium। तो लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तब। अब आप सोचिए कि लाइट रे यहीं पर ग्लास के अंदर ही ओरिजिनेट हुई, मतलब यहीं पर स्टार्ट हुई लाइट रे। यहाँ पर स्ट्राइक करा, तो जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करा वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहीं पर आपने डॉटेड लाइन बना ली, ये हमारा हो गया नॉर्मल। अब अगर कायदे से देखते तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाती सीधी सीधी जाती, लेकिन चेंज ऑफ मीडियम हो गया तो इट विल ये नॉर्मल की तरफ बैंड करने के बजाय नॉर्मल से अवे। ठीक है, तो इस केस में ये वाली हमारी इंसिडेंट रे होगी, और जो ये है ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे।
नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर केस नंबर 3 देखते हैं। केस थर्ड क्या है? When light ray enters from rarer to denser and then denser to rarer, तो इसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये यही सेम, ये यही वाला सेम है कि रेयर से डेंसर में गया फिर डेंसर से रेयर में आ गया। तो आप ये देखिए केस नंबर 3 में यही सेम डायग्राम बना हुआ है। ठीक है ना, यही आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इमर्जेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, सब कुछ बना हुआ है। फिर केस नंबर 4 देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग परपेंडिकुलरली और नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब। अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली किसी ग्लास स्लैब पर स्ट्राइक करती है तो उसमें रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है, सीधी गुजर जाती है बस। ठीक है, light ray falls normally or perpendicularly on a glass slab, so there is no bending. ऐसे स्ट्राइक करा 90 डिग्री के एंगल पर, ऐसे ही निकल जाएगी आपका, है ना। यहाँ पर भी 90 डिग्री पर स्ट्राइक करेगी, ऐसी सीधी चली जाएगी। तो इसमें कहीं कोई रिफ्लेक्शन बेंडिंग देखने के लिए मिलता ही नहीं। ठीक है जी, तो ये 4 केसेस थे। चारों केसेस क्लियर है सभी को? उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। some common observations due to refraction of light are: first है a stick or pencil held obliquely and partly immersed in water appears to be bent at the water surface. Second है an object placed under water appears to be raised. Third है a pool of water appears to be less deep than it actually is. और fourth है when a thick glass slab is placed over some printed matter, the letters appear raised when viewed from the top. तो रिफ्रैक्शन के कुछ इफेक्ट्स होते हैं। तो एक इफेक्ट तो ये है कि अगर हमने किसी स्टिक को या पेंसिल को वाटर में डिप कर रखा है ऑब्लिकली यानी कि सीधा ना डिप करके एट एन एंगल डिप कर रखा है, तो वो हमको थोड़ी सी ना पानी के अंदर, अगर ग्लास टम्बलर है तो पानी के अंदर थोड़ी सी उभरी हुई नज़र आएगी। ठीक है ना, मतलब मुड़ी हुई नज़र आएगी। सीधी अगर पेंसिल डाल रखी है तो सीधी ना दिखकर थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देगी। ठीक, एक तो ये इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट ये है कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाला, तो पानी के अंदर डाला तो वो ऑब्जेक्ट हमको थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ दिखाई देगा। जितनी गहराई पर वो है उतनी गहराई पर नहीं, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। तीसरा ये है कि जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में जो पानी की जो गहराई होती है वो देखने से कम लगती है। स्विमिंग पूल ऐसा लगता है कि उतना गहरा नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जब उसके अंदर उतरते हैं तो पता चलता है तो बहुत ज़्यादा गहरा है। ठीक है, और चौथा केस ये है कि जब भी कभी किसी थिक ग्लास स्लैब को, आपने कई बार नोटिस करा होगा, जनरली कुछ लोग जो हैं, ज़्यादातर टीचर्स जो हैं, वो जो अपनी टेबल रखते हैं, अपनी टेबल के नीचे जो है, मतलब ऊपर एक ग्लास की शीट रख लेते हैं और उसके नीचे कुछ कैलेंडर या कुछ इंपॉर्टेंट कागज़ वगैरह वो रखे रहते हैं। तो उससे होता क्या है कि वो ऐसे ही नहीं रखा रहता। उससे होता क्या है कि रिफ्रैक्शन की वजह से वो जो चीज़ है जो ग्लास के नीचे रखी हुई है वो थोड़ी सी उभरी हुई ऊपर को दिखाई देती है, तो उसको ज़्यादा क्लियरली आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी अगर मान लीजिए कागज़ है जिस पर कुछ बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है और अगर उसके ऊपर हमने एक ग्लास का पूरा शीट उसके ऊपर हमने डाल दी
तो वही जो छोटा छोटा लिखा हुआ है जिसको हम नॉर्मली पढ़ नहीं पा रहे थे, अब वो थोड़ा सा बड़ा हमको दिखने लगेगा, थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा, तो इस वजह से उसको फिर हम ढंग से पढ़ पाएंगे। तो ऐसे आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन पहले ऐसा ही होता था कि जनरली स्टूडेंट्स और टीचर्स वो अपनी पूरी जो टेबल होती थी स्टडी टेबल, उस पर एक ग्लास की शीट लगाकर उसके नीचे फार्मूलों की शीट रख लेते थे, उसके नीचे केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल रख लेते थे, टेबल्स रख लेते थे जिनको उनको जब भी वो पढ़ने बैठे तो सबसे पहले उनको वही चीज़ रिवाइज करनी होती थी, वो रिवाइज करते थे और फिर आगे बढ़ते थे। ठीक है ना। तो ये चौथा एग्जाम्पल हुआ। तो इसमें जैसे अगर मान लीजिए हम स्टिक का एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें देखिएगा पहला एग्जाम्पल कॉइन का दे रखा है। तो कॉइन का एग्जाम्पल ऐसा है, एक हमने कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर पानी भर दिया, उसमें हमने नीचे कॉइन डाल दिया, और यहां से साइड से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। आई इस तरह से बनाना, एक कर्व ऐसे बना देना छोटा और एक थोड़ा बड़ा बना देना, और उसके बाद ऐसे कर देना, बस ये आई बन गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हम ये कहेंगे कि ये जो कॉइन है, इस कॉइन से इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट, कॉइन एक ऑब्जेक्ट है, आई ऑब्जर्वर की आई है, हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो यहाँ से ये जो कॉइन है, कॉइन से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकलेगी, इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट। तो हमने कहा कि हम तो कोई दो स्टडी करेंगे, एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई, दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे गई, फिर क्या होगा, लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, लाइट रे वाटर से एयर में जा रही है, तो वाटर जो है वो एयर के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम है, समझ रहे हो भाई। एयर में पानी को हम ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन अगर वाटर में हाथ को घुमाने की कोशिश करेंगे तो हमारे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि वाटर जो है वो एयर के कंपैरिजन में एक डेंसर मीडियम है। अब जब लाइट रे यहाँ पर स्ट्राइक करेगी तो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होने की बजाय अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे जाएगी, इधर आएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी एक नॉर्मल बनाई है, तो ये लाइट रे भी इस तरीके से जाएगी, आएगी, ऐसे चलेगी, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि क्या हमारी आई जो है वो मतलब जो हमारी क्या बोलते हैं लाइन ऑफ साइट जिसको बोलते हैं, तो लाइन ऑफ साइट जो है वो क्या मुड़ी हुई होती है, क्या बेंट होती है, नहीं होती। अगर मान लीजिए एक सीधा पाइप है, इधर से भी खुला हुआ है, इधर से भी खुला हुआ है, सीधे पाइप में से मैं किसी चीज़ को देखता हूँ तो मैं उसको देख सकता हूँ, लेकिन अगर उसी पाइप को आप मोड़ दीजिए तो हमारी लाइन ऑफ साइट ऐसी थोड़ी है कि ऐसे जाएगी और फिर मुड़ जाएगी और फिर मुड़ी हुई जो जहाँ पर वो पाइप मुड़ा हुआ है उस तरफ भी वो किसी चीज़ को देख लें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि ये जो रे ऑफ लाइट है इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करिए ऐसे, और इसको आगे एक्सटेंड करिए, तो ये दोनों रे ऑफ लाइट यहाँ पर मिल रही है। इसका मतलब जो कॉइन है हमारी, क्योंकि आई की लाइन ऑफ साइट सीधी होती है तो हमें कॉइन यहाँ पर नजर आएगा, क्या होगी, इमेज ऑफ कॉइन, और ये एक्चुअल में क्या था, कॉइन। तो एक्चुअल में कॉइन यहाँ पर था, उसकी इमेज कहाँ दिख रही है, थोड़ी सी उभरी हुई दिखाई दे रही है। तो
पॉइंट पड़ा हुआ है पानी के अंदर, हम पॉइंट को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा हाथ ही नहीं पहुंच रहा पॉइंट तक, है ना। बार बार देखते हैं तो वो दिखाई तो दे रहा है लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये इसका ही रिफ्लेक्शन का ही एक इफेक्ट है, ठीक है जी। इतना कर लीजिए, फिर आगे के एग्जाम्पल्स जो है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कल सुबह कराओ।